गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मैं स्वागत करूंगा क्लास 24 आरएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सैटरडे को अपने क्लास टेस्ट का आयोजन होता है क्लास 24 आरएस की एप्लीकेशन के ऊपर। यहां आपसे 8 सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो भी आप पूरे वीक के अंदर पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो इस बार जो आपके मॉक टेस्ट के अंदर सवाल पूछे गए इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, उनका हम यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं। तो एक बार मेरे साथ में आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते जाइए, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था कि इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। नंबर 1 पर था आपके वेलेज अली, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डफरिन। तो इस सवाल का जो आंसर था वो है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कि यदि हम बात करें इस्तेमारी बंदोबस्त की तो कहीं ना कहीं इसका संबंध है ठेका व्यवस्था से। तो आपने देखा था कि किस प्रकार से लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ठेका देने की प्रणाली जो है वो शुरुआत होती है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू होता है। सबसे पहले 1772 में 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यहाँ पर लागू किया जाता है। उसके बाद में 1776 में इसे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के ऊपर तब्दील कर दिया जाता है और फाइनली 1790 में बात करते हैं कि 10 साल का कम से कम इसे स्थायी करना चाहिए और फाइनली फिर ये पॉलिसी आगे मूव करके 1793 में स्थायी बंदोबस्त की तरफ चली जाती है, जिसे हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, जो कि एक प्रकार का लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म है। इसकी शुरुआत करने वाले कोई व्यक्ति हैं तो उनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। तो आपके सामने अगला सवाल जो आपको पूछा गया था वो क्या है आपके सामने, चिरस्थायी बंदोबस्त। देखो, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से ये अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, तो इसका कारण क्या था, यह आपसे सवाल पूछा था। चिरस्थायी बंदोबस्त का संबंध है आपके किससे, वही स्थायी बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट इसे कहेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं और देख लेते हैं क्या आंसर होगा। कि जमींदारों के ऊपर किसानों को विश्वास था, नहीं था भैया, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। तो आप क्या बताइए, क्या स्थायी बंदोबस्त 1793 में जमींदारों से क्या अपेक्षा की गई थी, क्या खेतीहरों को पट्टा जारी करने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन पट्टे जारी नहीं किए, तो क्या ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी क्या? नहीं, ब्रिटिश सरकार ने बोला परमानेंट सेटलमेंट लागू है, हमें तो जितना टैक्स मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, फिक्स है, हमको और कोई चीज से लेना देना नहीं है, जमींदार जाने उनका काम जाने। अच्छा, खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी क्या? थी भाई, चाहते थे, लेकिन जमींदारों ने उनको नहीं दिया। उसका रीजन केवल एक है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर क्या था, सरकारी नियंत्रण नहीं था, गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं था। क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट 1793 में जो जारी हुआ उसमें आप जानते हैं क्या बात हुई थी कि ब्रिटिशर्स ने फिक्स कर लिया था कि हम इतना ही टैक्स लेंगे, इसके अलावा सारी जिम्मेदारी और जमीन का मालिक बना दिया गया जमींदार को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, कि जमींदारों के ऊपर किसी भी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं था। जी, अगला सवाल आपसे पूछा गया था। अगला सवाल देखिए किस बारे में है। आपके परमानेंट सेटलमेंट के बाद में दूसरी व्यवस्था जो लागू की गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं हम क्या बोला गया। सरकार रैयत को पट्टे देती थी और कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो आपको मैं याद दिला दूं, रैयतवाड़ी व्यवस्था की हम बात करते हैं तो इसका संबंध है रैयत से। रैयत का मतलब होता है कहीं ना कहीं रियाया, रियाया का संबंध है आपके प्रजा से, और प्रजा की यदि मैं बात करूं तो इसका सीधा संबंध है किसान से। तो यहाँ पर किसान को भूमि का मालिक बना दिया गया और डायरेक्ट टैक्स लेने की बात की गई, तो किससे की गई कि डायरेक्ट किसान से ही टैक्स लिया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि किसानों के द्वारा लगान सीधे किसको दिया जाता था, सरकार को। इसके बदले में जो सरकार है वो किसान को क्या देती थी, पट्टे देती थी, बिल्कुल करेक्ट बात है। और कर लगाने से पहले उस भूमि का देखा जाता था कि भाई यहाँ पर कितनी पैदावार हो सकती है, उसका एक सर्वेक्षण यहाँ पर बिल्कुल किया जाता था। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। और आपके जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसकी यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर आपके लागू हुई थी, बॉम्बे का जो क्षेत्र है और मद्रास का जो प्रोविंस है यहाँ पर लागू हुआ, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था।
और ये ब्रिटिश भारत का कितना प्रतिशत था वो सभी आप जानते हैं, 51% था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक किस वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस थे 1900, 1901, 1902 और 1903। तो इस सवाल का जो आपका आंसर है वो है आपका 1901। ये एक किताब है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। एंड किसने इस किताब को लिखा था उनका नाम आपको याद होना चाहिए, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। आपके दादा भाई नौरोजी ने इस किताब को लिखा था और ये किताब कब लिखी गई थी? 1901 ईस्वी में इस किताब को लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1901 ईस्वी। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन आपके औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की व्याख्या करता है? तो आपसे पूछा गया था कि इंडियन रेवोल्यूशन का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो अपने एक एक ऑप्शन देखते हैं कि भारत के वस्त्र उद्योगों में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। बिल्कुल गलत कि भाई भारत के वस्त्र उद्योग में थोड़ी ना हुआ था, ये तो ब्रिटिशर्स के में हुआ था क्योंकि औद्योगिक क्रांति उनके चल रही थी। अच्छा, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई, थोड़ी बहुत करेक्ट बात है, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, बिल्कुल गलत। ब्रिटिश जो उनकी पॉलिसी ये थी कि कच्चा माल हमारे यहाँ से ले जाएंगे यूरोप और जो उससे बना हुआ माल है उसको भारत के मार्केट में डंप कर देंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जो सही बात है ये है कि भारतीय दस्तकारी उद्योग जो हमारे कुटीर उद्योग थे ये पूरी तरह से नष्ट हो गए थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से यूरोप की। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं, हमें इन वायसरायों को इनकी पदावधि के हिसाब से, मतलब किस टाइम पीरियड तक इन्होंने शासन किया, उसके आधार पर आपको क्या करना है, इनको यहाँ पर मैच करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप इनको मैच कर सकते हैं। चलिए, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा आपका एक सवाल पूछा गया था। तो एक एक करके आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपके सामने हैं। तो सबसे पहले नाम आता है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन का, ठीक है। तो एक क्रोनोलॉजी के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं के अंदर एक जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल है वो ये आपसे पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन का आंसर आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जानते हैं। यहाँ पर लॉर्ड देखिए, देख लेते हैं, अपने यहाँ पर टाइम पीरियड देखना है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का समय किसका है? जी हाँ, बिल्कुल बंगाल के विभाजन का समय है, 1905 के आसपास का समय है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। यदि हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की, तो लॉर्ड हार्डिंग की यदि आप बात करें तो इनका समय आता है आपके 1910 से लेकर 1916। इसके बाद में आपके आएंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय आता है 1916 से लेकर के 1921। और फिर लॉर्ड इरविन की आप बात करो तो गांधी इरविन समझौता आप कैसे भूल सकते हैं, 1926 से लेकर के 1931 का इनका टाइम पीरियड आता है। इसीलिए यदि आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिठाएंगे तो 1 2 3 4 आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं आनी चाहिए थी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले एक पृथक रूप से अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की बात करी और मुसलमानों को जीतने और इनको कांग्रेस के विरुद्ध करने में इस्तेमाल किया? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, क्या लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे या फिर लॉर्ड मिंटो? तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपके लॉर्ड मिंटो, जिन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की सबसे पहले व्यवस्था की थी। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण था बंगाल का विभाजन कराना। इसके बाद में डफरिन के समय की बात आएगी तो कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय पर हुई थी और हार्डिंग के समय मुख्य कांड हुआ था हार्डिंग बम कांड। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? आपके ऑप्शंस थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग एंड लॉर्ड सर जॉन शोर। तो हमने बहुत बार इसको क्लास में भी एक्सप्लेन किया है। तो गवर्नर जनरल जिसने दास प्रथा को समाप्त किया था उसका नाम है आपके लॉर्ड एलनबरो। इससे पहले चार्टर एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर सबसे पहले दास प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई थी। चार्टर एक्ट के अंदर क्या कहा गया था कि दास प्रथा को समाप्त किया जाए। उसके बाद में लॉर्ड एलनबरो ने इसको धारा 5 रेगुलेशन 5 जारी करके आपके
दास प्रथा को भारत से समाप्त किया था। तो ये आपके 8 सवाल आपके मॉक टेस्ट के अंदर पूछे गए थे। ये जितने भी सवाल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप इनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।